So we are discussing stoichiometry exercise 1. We'll start with question number 1. These are your doubts which I marked first. सबसे पहले क्वेश्चन देखो 100 ml n by 10 H2SO4 is neutralized by 0.62 gram of Na2CO3 dot XH2O then X is simple concept milli equivalents of H2SO4 will be equal to milli equivalents of Na2CO3 dot XH2O. दो सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं उनके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल किए जाते हैं. उसका वॉल्यूम 100 ml दे रखा है, नॉर्मलिटी 1/10 दे रखी है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए. इसका मास दे रखा है 0.62, मोलर मास से डिवाइड करेंगे. मोलर मास इज 106 प्लस 18x, ये इसके मोल हो गए. ठीक है, मोल्स हो गए तो इंटू 10⁻³ कर लो, ये मिली मोल्स हो गए. और इसका n फैक्टर 2 आएगा बिकॉज ये 2x प्लस कंज्यूम करेगा. राइट, यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकाल लेना है. क्लियर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोला हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट is made up to 250 ml. The volume of 0.1 m NaOH required completely neutralized 10 ml of the solution faces same logic. Milli equivalents of oxalic acid trihydrate. So H2C2O4.2H2O will be equal to milli equivalents of NaOH. ये कंडीशन लगेगी. अब H2C2O4 के मिली इक्विवेलेंट्स लिखोगे तो 6.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 126, ये मोल हो गए. ठीक है, these many moles are in 250 ml solution. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, गिवन मेड अप टू 250 ml और हमें इसको न्यूट्रलाइज कराना है केवल 10 ml. तो पहले हमें इसकी एक मोलारिटी निकालना है. तो इतने मोल्स हो गए 250 ml में, तो 1000 ml में इतने मोल्स हो गए, ये मोलारिटी हो गई. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज मिली मोल्स, n फैक्टर 2, ये इक्विवेलेंट्स हो गए. और NaOH के लिए ये वैल्यू लिखेंगे तो नॉर्मलिटी 0.1 दे रखी, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ से सिंप्लीफाई करके वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, V1 मान लीजिए, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, समझ गया ना. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH का है. अगर आप इस टर्म को जो मैंने लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ ठीक से नहीं क्लिक कर पा रही है तो मैंने ये जो इतना बड़ा टर्म लिखा है, ये मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन है. अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन है. आप फॉर्मूले में मोलारिटी के फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा. दिस इज एक्चुअली मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन. तो मैंने मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 किया हुआ है. सो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम gives you millimoles into n factor is milli equivalents. ठीक है. उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is given 42 ml of 0.5 m KOH is required to neutralize 1 gram of an acid dissolved in 500 ml of water, 50 ml of water. If the acid has 2 acidic H per molecule, 2 acidic H per molecule का मतलब समझ रहे हो? ये एसिड का n फैक्टर दिया हुआ. 2 acidic H per molecule मतलब ये आपको एसिड का n फैक्टर दिया हुआ. 2 एसिड प्लेसेबल है. तो मोलर मास ऑफ द एसिड इज आस्क्ड. तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड. अब मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर लो. तो KOH के लिए वॉल्यूम दे रखा है मोलारिटी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम दे रखा है 42 ml, n फैक्टर 1. एसिड का 1 ग्राम दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड करा, ये मोल हो गए. दीज मैनी मोल्स आर इन 50 ml वॉल्यूम. सो 1000 ml में कितना होगा, ये मोलारिटी आ गई. ठीक है, इवन इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि मोलारिटी को फिर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे. अल्टीमेटली जो मोल्स से वही मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लेना था. लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो आप पूरा भी लिख सकते हो. ये देखो या मोल्स था, मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करा, ये मोलारिटी बनाया. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा, फिर से मिली मोल्स हो गए और इसका n फैक्टर 2 दिया हुआ, तो ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए. इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके m1 आ जाएगा आपको. ठीक है, अगर हम चाहते तो इसमें स्टेप एलिमिनेट भी कर सकते थे. देयर वाज नो नीड टू कैलकुलेट मोलारिटी फर्स्ट, क्योंकि हमें अगर 1 ग्राम एसिड दे रखा है डायरेक्टली तो हम उससे सीधे मोल्स भी निकाल सकते थे. 1/m1 मोल्स हो गया, इनटू 10⁻³ करते, मिली मोल्स हो जाता, n फैक्टर मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 50 देखो कैंसिल हो जाएगा बाद में. तो अगर कोई पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, प्रोटोकॉल से चल रहे हो आप, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, तो भी आंसर आएगा. आपको पहले ही क्लिक कर गया कि 1 ग्राम एसिड है तो मोलर मास से डिवाइड करते ही मोल आ गया, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट टू मोलारिटी एंड देन अगेन मल्टीप्लाई इट टू वॉल्यूम. तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ पे लिखा है 2 acids A and B are titrated separately each time with 25 ml of 1 and Na2CO3 solution and required 10 ml and 40 ml respectively for complete neutralization. The volume of the acid A and B
required to mix to produce 1 liter of 1N acid solution respectively. ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है कि हमने पहले दोनों एसिड की नॉर्मलिटी एज्यूम कर लेनी है। तो एसिड ए के लिए नॉर्मलिटी लेट से N1 और एसिड बी के लिए नॉर्मलिटी लेट से N2। ठीक है, तो पहले केस में मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ए will be equal to milli equivalents of Na2CO3, पहली इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, तो एसिड का वॉल्यूम लग रहा है 10 ml, नॉर्मलिटी N1, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, और Na2CO3 25 ml 1N यूज हो रहा है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ गई 2.5। दूसरे केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बी जो है उसको मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 के इक्वल करो। तो एसिड बी के लिए हमारे पास वॉल्यूम लग रहा है 40 ml, नॉर्मलिटी N2, और ये भी 25 इंटू 1 है, तो यहाँ से N2 की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 2.5/4। ठीक है, अब क्या करा हुआ है कि दोनों एसिड्स का हमें मिक्स करके 1 लीटर 1N सोल्यूशन बनाना है। तो आपको पता है कोई भी दो सोल्यूशंस अगर मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करते हैं, या सॉल्यूट के मोल्स ऐड करते हैं, या इक्विवेलेंट्स ऐड करते हैं एज पर द कॉन्सेंट्रेशन, और सोल्यूशन के वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने अज्यूम करा लेट वॉल्यूम ऑफ acid A is let volume of acid A is equal to V1, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ एसिड B जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस V1, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बनाना है। बस अब इस सॉल्यूशन की नई नॉर्मलिटी निकाल लो। तो नई नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, N1 इंटू V1 प्लस N2 इंटू V2, ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 1000 ml। ये नई नॉर्मलिटी हो गई जो आपको 1 गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके हमें V1 निकालना है, निकाल लोगे, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Question number 6, it's given the decomposition of a certain mass of calcium carbonate gave 11.2 decimeter cube of CO2 gas at 1 atmosphere 273 Kelvin. The mass of KO is required to completely neutralize the gas. तो देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH करेंगे, क्योंकि टाइट्रेशन तो एसिड बेस है। बट उसके पहले हमें एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से CaO प्लस CO2 बन रहा है, और CO2 11.2 ml बन रहा है 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे। तो हमें इसके मोल्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो दिस विल बी 11.2 बाई 22.4 मोल विच इज 0.5 मोल। तो CO2 के मोल्स पता चल गया। अब इसके इक्विवेलेंट्स अप्लाई कर दो। तो 0.5 मोल है इंटू 10⁻³ ये मिली मोल्स हो गए, इंटू n फैक्टर 2 इज इक्वल टू KOH का अमाउंट आपसे पूछा जो न्यूट्रलाइज होगा, तो KOH का अमाउंट x मान लो। KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 56, ये मोल्स हो गए इसके भी, इंटू 10⁻³ ये इसके मिली मोल्स हो गए, n फैक्टर 1। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस समझ से 56 ग्राम ही आ जाएगा। ठीक, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। पहले हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 से उसके मोल से निकाले, मोल से उसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ CO2 को इक्विवेलेंट ऑफ KOH के इक्वल कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, where 25 ml 2NHCl, 50 ml 4NHNO3, X ml 5NH2SO4 are mixed together, and the total volume is made to 1 liter with the water. 500 ml of this acid mixture exactly neutralizes 25 ml of 1N Na2CO3 solution, and the value of X is asked. So the concept is कि milli equivalent of acid जो होंगे वो equal to milli equivalents of Na2CO3 आएगा। ये concept है इसका। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो पहले 1 बाई 1 सबके मिली इक्विवेलेंट्स लिख रहे हैं। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl हो गया 25 इंटू 2 यानी कि 50। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 हो गया हमारे लिए 50 इंटू 4 यानी कि 200। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 लिखेंगे तो x ml दे रखा है, मोलारिटी 5 दे रखी है, और H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, ये 10x आ गया। टोटल वॉल्यूम बना के 1 लीटर बना दिया है। तो नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस अगर लिखेंगे
तो सारे मिली इक्विवेलेंट्स ऐड कर लो, तो 50 + 200 + 10x/1000, ये नॉर्मलिटी आ गई H प्लस के लिए। अब इसका 50 ml फर्दर यूज कर रहे हैं, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इट विल राइट, तो इस कम्स आउट टू बी 250 + 10n या 25 + x लिखने सीधे सीधे बाय 100, ये इसकी नॉर्मलिटी बन गई, इनटू वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, ये होगा मिली इक्विवेलेंट्स, दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 विच इज 25 × 1। यहाँ से सॉल्व करके आपको x निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 25 ml आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो आप मैंने क्लास में बता दिया था। तो 12th में बस एक चीज ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस जो है वो 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो गिवन है 50 ml of a solution of Na2CO3 neutralizes 49.35 ml of 4NHCl. The reaction is represented by CO3 2 minus plus 2H plus gives CO2 plus water. The density of Na2CO3 solution is 1.25 gram per ml. Percentage of Na2CO3 in it is asked. तो देखो इसका मतलब जो हमारे पास Na2CO3 का अमाउंट दे रखा है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है जो मुझे नहीं पता कितनी है, वही मुझे निकालना है। ठीक है, सो जितना भी इम्प्योरिटी है वो तो वेस्ट होगी, जितना प्योर है बस वही रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास 50 ml है और 1.25 ग्राम पर ml है, तो अगर हम अमाउंट ऑफ Na2CO3 निकालें पहले, तो सबसे पहले अगर हम अमाउंट ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करें तो ये मोलर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 50 करेंगे, ये इसके पहले अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में कुछ प्योर है जो हमें नहीं मालूम, सो लेट x% प्योर, तो जो x% प्योर है वही रिएक्ट करेगा। तो उसका मतलब प्योर Na2CO3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.25 इंटू 50 इंटू x/100। ठीक है, या सिंपली 1.25 x/2, राइट। अब ये जो Na2CO3 है ये एग्जैक्टली HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, और जो प्योर Na2CO3 होगा वही न्यूट्रलाइज करेगा, जो इम्प्योर फॉर्म है वो तो न्यूट्रलाइज कर नहीं सकती। तो प्योर वैल्यू है 1.25 x/2, ये इसका अमाउंट है, इसमें इसके मॉलिक्यूलर मास 106 से डिवाइड कर दो, ये इसके मोल हो गए, मोल्स में 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो, मिली मोल्स हो गए, एन फैक्टर इसका 2 होता है, तो ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। अब HCl वाली साइड में आओ, HCl के लिए हमारे पास वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी है 4n, वॉल्यूम दिया है 49.35 और इसका एन फैक्टर 1 होता है, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। यहाँ से सॉल्व करके हमें x निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 106 इंटू 49.35 बाय 1250। ये सॉल्व करके आपको x रिपोर्ट कर देना। क्लियर, सो 16.7% आंसर हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। In 14 questions given a sample containing 0.496 gram of Na2C ammonium oxalate NH4O2C2O4 and inert material was dissolved in water and made strongly alkaline with KOH, which converts NH4 plus to ammonia. The liberated ammonia was diluted with exactly 50 ml of distilled with exactly 50 ml of 0.05 H2O4. The excess of H2O4 was back titrated with 10 ml of 0.1 and NaOH, the percentage of ammonium oxalate. तो देखो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम रिवर्स कैलकुलेशन करें। फ्रंट से चलेंगे तो भी हो जाएगा, मतलब बट उसमें स्टेप्स थोड़े सोचने पड़ेंगे, वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। अगर आप बिना वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम बैक। अदरवाइज सवाल में वेरिएबल लेके चलो तो भी सॉल्व होता चला जाएगा, ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं होता। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो उसने गिवन है कि जो एक्सेस ऑफ H2SO4 है उसको बैक टाइट्रेशन करा गया है NaOH के साथ। तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि बैक टाइट्रेशन नथिंग स्पेशल टाइट्रेशन, वो सेम टाइप ऑफ टाइट्रेशन होता है जिस टाइप में उसको इन्वॉल्व करा है, एसिड बेस हो सकता है, रेडॉक्स हो सकता है। तो यहाँ देखो H2SO4 को एक्सेस ऑफ NaOH से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH निकालो आप, जो कि आपका 10 इंटू 0.1 है, यानी कि 1 है, और ये एग्जैक्टली मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि इस NaOH ने एक्सेस ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज कराया है। ग्राम इक्विवेलेंट का रूल याद रखना है, ये एग्जैक्टली उन दो सब्सटेंसेस के इक्वल होता है जो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज होते हैं।
तो एक्सेस ऑफ H2SO4 को NaH ने न्यूट्रलाइज कराए, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है वो एक्सेस ऑफ H2SO4 के इक्वल आएंगे, ये 1 हो गया। अच्छा, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आपको पता है पहले से ही, दैट इज 0.05 m मोलारिटी n फैक्टर 2 वॉल्यूम 50 ml। उसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 आ जाएगा। अब 5 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 था, उसमें से एक एक्सेस था, तो अमोनिया से कितना रिएक्ट करा, 4। यहाँ से पता चल गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया। देखो शुरुआत में आप थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर में इतना नहीं लिखना होता है, हम ये सब ओरली सॉल्व करते चले जाते हैं। बट जब तक आप कॉन्सेप्ट सीख नहीं पा रहे हैं कि कैसे टाइट्रेशन डील करते हैं, तब तक अच्छा तरीका ये होता है राइट एवरीथिंग। तो जैसे मैंने लिखा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया इज 5 - 1 4। अब जो अमोनिया से एग्जैक्टली रिएक्ट करा उसके इक्विवेलेंट अमोनिया के बराबर होंगे, तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया पता चल गया 4, और यही एग्जैक्टली मिली मोल्स ऑफ अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया का एन फैक्टर 1 होता है, राइट। अब सब्सटेंस देख लो, सब्सटेंस हमारे पास है NH4 होल्ड ट्वाइस C2O4। इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराने के बाद ये फाइनली अमोनिया बना रहा है। तो अगर इसके 4 मिलीमोल हैं तो आप बता सकते हैं आसानी से कि इसके 2 मिलीमोल होंगे। ये चीज समझ आई कैसे, क्योंकि जो भी अमोनिया बनेगी वो अमोनियम आयन से तो बनेगी, तो उसके 1 मोल से 2 अमोनिया बनेगी। तो अगर 2 मिलीमोल लेंगे तो 4 मिलीमोल अमोनिया बन जाएगी आराम से, क्योंकि नाइट्रोजन तो कंजर्व होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज कर दिया हमने, नाइट्रोजन एटम को कंजर्व मानते हुए, क्योंकि नाइट्रोजन एटम ऑक्सीडेट आयन से तो आएगा नहीं ना, OH माइनस से आएगा, तो अमोनियम आयन जितना पहले उतनी अमोनिया बनेगी। तो अमोनियम ऑक्सीडेट में 2 अमोनियम आयन है, तो उसका मतलब इसके 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बनेगी, तो उसका मतलब 4 मिलीमोल अमोनिया बनाने के लिए 2 मिलीमोल अमोनियम ऑक्सीडेट चाहिए। उसके मिलीमोल्स आ गए, बस इसका अमाउंट निकाल लो। सो अमाउंट, अब जो भी इसमें अमोनिया बना रहा है वो तो प्योर अमाउंट होगा, तो अमाउंट ऑफ प्योर अमोनियम ऑक्सीडेट will be equal to 2 into 10 to the power minus 3 मोल्स हो गए, और एन मॉलिक्यूलर वेट इसका 124 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 248 0.248 ग्राम्स। इसके बाद परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो 0.248 ग्राम तो प्योर अमोनियम ऑक्सलेट है, और सैंपल में कितना है 0.496 ग्राम इंटू 100, ये आपका 50% प्योरिटी आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। Next question is question number 16. It's given H3PO4 is tribasic acid and one of its salt is NaH2PO4. What volume of 1N NaOH required should be added to 12 gram of NaH2PO4 to completely convert into Na3PO4? तो देखो, अगर NaH2PO4 को आप Na3PO4 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ रिप्लेसेबल H कितने हैं, यहाँ पे रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं, 2। ये 2 H प्लस जो है वो सोडियम से रिप्लेस हो गए, तो उसका एन फैक्टर कितना यूज करेंगे, 2। बस इतना ही ट्रिक थी, बाकी दो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2PO4 will be equal to milli equivalents of NaH2PO4 will be equal to milli equivalents of NaOH. Milli equivalents of NaH2PO4 will be equal to milli equivalents of NaOH. ये समझ गए, बस अब इसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करो। तो उसने बोला हुआ है कि 1 m NaOH सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं 12 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस में, तो इसका अगर 12 ग्राम लिया हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ पहले कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस। सो 12/120 इसके मोल्स हो गए, एन फैक्टर इसका हमने 2 लिखा हुआ है, ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए, और हमें मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करते हैं, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ NaOH1 एन फैक्टर 1, वॉल्यूम आपको निकालना है V1 लेट से। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो 200 ml आंसर हो जाएगा, ठीक है। V1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कम्स आउट टू बी 200 ml। Then comes question number 17. 17th question is given 1 gram of mixture of KCl and CaCO3 reacts completely with 120 ml of N/10 HCl. The percentage of KCl in the mixture. तो HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो KCl तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो उसकी रिएक्शन तो होगी नहीं, तो रिएक्शन होगी केवल कैल्शियम कार्बोनेट की। हमारा कॉन्सेप्ट होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अब HCl के मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं 120 1/10 यानी कि 12, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट का n फैक्टर 2 होता है, तो मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर ये लिखेंगे हम लोग, तो मिली इक्विवेलेंट्स हमारे पास अगर 12 है तो मिली मोल्स कितने हो जाएंगे 6, बिकॉज मोल्स इनटू n फैक्टर इज मिली इक्विवेलेंट्स। ये कॉन्सेप्ट पता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। n फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का 2 है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर 2, तो यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल आ जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻³ मोल्स है, मॉलिकुलर मास इसका 100 होता है, फिर 0.6 ग्राम आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 60%, क्योंकि 1 ग्राम सैंपल है। तो परसेंटेज ऑफ KCl कितना आ जाएगा 40%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 20 ml ऑफ 10% बाई मास NaOH इज मिक्स्ड विद 20 ml 10% बाई मास HCl। तो देखो 10% NaOH का मतलब हुआ 10% बाई मास, अगर हम NaOH अज्यूम कर लें तो इसकी मोलारिटी के बारे में नहीं, तो मोलालिटी के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट करना है बेसिकली। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 58.5 मोल्स, और पर 100 ग्राम है तो पर 1000 ग्राम कर दो तो ये मोल्स पर केजी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू लिखेंगे अगर हम 10% ऑफ HCl, तो ये आ जाएगा 100/36.5 मोल्स पर केजी। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ले रखा है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा एसिडिक। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वही तो बचेगा बाद में, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ठीक, next is question number 19. It's given it takes 2.56 into 10 power minus 3 equivalent of KOH to neutralize 0.1254 gram of H2XO4। The number of neutrons in X, atomic mass of X given है आपको 16। तो सिंपली पहले क्या करो, दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2XO4। दोनों सब्सटेंस जो एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 2.56 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 0.1254 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास। तो उसका मोलर मास लिखेंगे तो x के लिए मॉलिक्यूलर मास m1 मान लो, सपोज करो, या एटॉमिक मास ऑफ x, एटॉमिक मास ऑफ x जो है वो m1 मान लेते हैं, m1 प्लस 64 प्लस 2, ये इसके मोल्स हो गए, इंटू n फैक्टर 2, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ से सिंप्लीफाई करके पहले m1 निकालना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से m1 निकालोगे तो ये मेरी समझ से 32 आना चाहिए सॉल्व होके। एक बार चेक कर लो पहले आप डेटा से। तो मास नंबर अगर 32 आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 गिवन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी शायद मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दिया 1.6 ग्राम of pyrolusite ore was treated with 50 ml of 0.9 oxalic acid and some sulfuric acid. The oxalic acid left in excess was raised to 250 ml in the flask. 25 ml of this solution when titrated with 0.01 and KMnO4 required 30 ml of this solution. तो देखो इसमें भी फिर से उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ बैक टाइट्रेशन। कैसे बैक टाइट्रेशन, पहले पायरोलुसाइड की ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करें, अब जितना ऑक्सैलिक एसिड बच गया उसको दोबारा हमने फिर से KMnO4 से न्यूट्रलाइज कराया। तो उसका मतलब पहले हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालना पड़ेगा, फिर वो ऑक्सैलिक एसिड निकालना पड़ेगा जो एक्जैक्टली पायरोलुसाइड से न्यूट्रलाइज हो रहा है, और फाइनली फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमें अमाउंट ऑफ पायरोलुसाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो ये आ गया 0.01 इंटू 30 यानी कि 0.3। लेकिन ध्यान से देखो ये फॉर 25 ml सैंपल है,
फॉर 25 ml सैंपल, जबकि हमारे पास जो एक्सेस सैंपल है वो कितना है 250 ml। तो अगर फॉर 250 ml सैंपल निकालेंगे तो जो मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होगा वो उसका 10 टाइम्स हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। और जितना KMnO4 एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं उतना ही मिली इक्विवेलेंट एक्सेस ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सैलिक एसिड विल बी इक्वल टू 3। ये समझ गए? पहले हमने क्या करा, 250 ml सैंपल लिया। क्वेश्चन ध्यान से देखो पहले, अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। 250 ml सैंपल में से 25 ml सैंपल निकालने के बाद KMnO4 से न्यूट्रलाइज किया। तो जो KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट है वो 25 ml के लिए 0.3 है। तो 250 ml सैंपल के उसका 10 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 3। तो जितना KMnO4 यूज हो रहा है ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में वो एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, उसके मिली इक्विवेलेंट पता कर लिया 3। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमारे पास एक्चुअली हमने ऐड किए थे सॉल्यूशन में, दैट इज 50 into 0.1 यानी कि 5। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड फॉर MnO2, ऑक्सैलिक एसिड यूज्ड फॉर MnO2 या पाइरोक्साइड जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्योर MnO2 पता चल गया हमें 2। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब देखो जब MnO2 को ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो इस रिएक्शन में मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट देखो +4 है, तो वो रिड्यूस होकर +2 फॉर्म में आएगा और कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर +4 में जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट देख लो, ये +4 से +2 आ रहा है और ये +3 से +4 जा रहा है। तो अब अगर इनके एन फैक्टर रिपोर्ट करेंगे दोनों के लिए, और तो ऑक्सीजन एसिड तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो दोनों के लिए एन फैक्टर 2 ईच आ जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्योर के MnO2 निकाल लिया, तो आपने इससे मिली मोल्स ऑफ प्योर MnO2 लिख लेंगे। कैसे आएगा, इक्विवेलेंट में एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये प्योर MnO2 के मिली मोल्स आ गए, तो यहाँ से अमाउंट निकाल लो। अमाउंट ऑफ प्योर MnO2 विल बी मिली मोल्स, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करा इनटू मोलर मास। ये वैल्यू 0.087 ग्राम्स आ गया। MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 87। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 इज 87, तो 0.087 ग्राम्स आ गया। बस यहाँ से परसेंटेज ऑफ MnO2 निकालेंगे। 0.087 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 100, ये सॉल्व करके आपको लाना है। तो मेरी समझ से 5.43% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 given 60 ग्राम ऑफ NaOH is converted into NaCl and NaClO3 by the reaction of Cl2. The Cl2 is produced by the reaction between MnO2 and concentrated HCl. The amount of MnO2 required for this process. तो देखो पहले तो केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो MnO2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे, तो इस केस में MnCl2 बनता है, वाटर बनता है और Cl2 बनता है। दिस इज द इक्वेशन। और यहाँ से जो Cl2 बन रही है उसकी NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो 3Cl2 + 6 NaOH। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में ये 5 NaCl, NaClO3 एंड वाटर, NaClO3 एंड वाटर बनता है। दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर हम 60 ग्राम NaOH यूज कर रहे हैं तो इसके मोल्स हो गए 60/40 यानी कि 1.5। अगर इसके मोल्स 1.5 है तो जो Cl2 रिक्वायर्ड होगा वो उसका आधा रिक्वायर्ड होगा, तो 0.75 मोल्स। और अगर Cl2 0.75 मोल्स रिक्वायर्ड है, MnO2 इसका भी 1/4 रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 आपको डायरेक्ट पता चल गया। So number of moles of MnO2 will be equal to 0.75/4। अब यहाँ से आपको अमाउंट ऑफ MnO2 पूछा गया तो बस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट ऑफ MnO2 विल बी 0.75/4 इंटू 87। सो सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन थोड़ा फॉल्ट हो गया, हम लोग Cl2 के 0.75 बोले ना, HCl 0.75 नहीं है। Cl2 इज 0.75 मोल, तो एक मोल Cl2 बनाने के एक ही मोल MnO2 रिक्वायर्ड है, उसके मोल्स हो जाएंगे 0.75 ईच। उसका अमाउंट आएगा 0.75 इंटू 8.87। ठीक है, ये सही कर लो। अमाउंट ऑफ Cl2 इज 0.75 मोल, मैंने HCl कर दिया था, वो गलती हो गई थी। तो अमाउंट ऑफ Cl2 लिखेंगे तो 0.75 मोल होगा, और एक मोल Cl2 बनाने के लिए एक ही मोल MnO2 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ MnO2 निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू
moles of MnO2 will be 0.75 और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना 87 से, तो दैट विल बी इट्स अमाउंट 65.25 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 65.2, yes sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में देखो गिवन है a sample of 1 gram of solid Fe2O3 of 80% purity is dissolved in moderately concentrated HCl। तो देखो 80% Fe2O3 अगर प्योरिटी है तो Fe2O3 का अमाउंट कितना हो गया 1 इंटू 0.8 यानी कि 0.8 ग्राम। इसके बाद इसके मोल्स निकाल लो तो ये आ गया 0.8 बाय मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इसका तो आएगा 160 आई थिंक, ये इसके मोल्स हो गए। उसके बाद उसने बोला हुआ है विच इज रिड्यूस बाय जिंक डस्ट। तो अगर Fe2O3 को जिंक से रिड्यूस कराएंगे तो ये Fe2 प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसके 0.18 बाई 160 मोल्स हैं तो आयरन कंजर्व होने की वजह से Fe2O3 से 2 आयरन 2 प्लस फॉर्म होगा। तो इसके मोल्स लिखेंगे तो ये 1.6 बाई 160 आ जाएगा यानी कि 10 टू द पावर -2। उसके बाद लिखा था रिजल्टिंग सोल्यूशन रिक्वायर्ड 16.7 ml ऑफ 0.1 सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेंट। तो इसका मतलब आप Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं ऑक्सीडेंट से तो ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट विल बी मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट। तो Fe2 प्लस के मोल्स 10 पावर -2 है, n फैक्टर 1 है, इंटू 10 पावर 3 कर लो क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स लिख रहे हैं। और ऑक्सीडेंट के लिए मोलारिटी 0.1 दे रखी है, 16.7 इसका वॉल्यूम है, इसका n फैक्टर निकाल लो। तो ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय ऑक्सीडेंट। एक्चुअली में क्या है इसका n फैक्टर ही होगा, तो आपको बेसिकली n फैक्टर निकालना है। यहाँ से अगर हम n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 100 बाय 16.7, 6 आप फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। जिन लोगों को मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल करने की आदत होती है रिएक्टेंट में उनके लिए डेंजरस सवाल है, 100% गलत हो जाना है आपसे। हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंट केवल उन्हीं दो सब्सटेंसेस से इक्वल कराते हैं जो कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। The question is 100 ml of 0.1 m aqueous ferric alum solution completely reduced to with iron to give ferrous ion। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने जो फेरिक एलम लिया हुआ है, फेरिक एलम का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज K2SO4 या कोई भी मोनोमेटल कैटायन हो सकता है, K2SO4 डॉट Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24S2। ये अपने को 100 ml 0.1 m दे रखा है। तो इससे आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें जो Fe3 प्लस आयन होगा दैट विल बी इक्वल टू 20 मिलीमोल्स। समझ आया कैसे? 100 इंटू 0.1 करेंगे तो 10 मिलीमोल तो फेरिक सल्फेट हुआ और एक फेरिक सल्फेट से 2 फेरिक आयन मिलेंगे तो Fe3 प्लस के मिलीमोल्स हुए 20 मिलीमोल्स। अब क्या करा कि ये जो Fe3 प्लस है इसको Fe से रिड्यूस करा के Fe2 प्लस फॉर्म बनाई गई है। पिछले सवाल में ये जिंक से रिडक्शन कराया था इसलिए टेंशन नहीं हुई थी। ठीक है, तो वहां पे आपने जितना भी Fe3 प्लस था उसी से Fe2 प्लस निकाल लिया तो कोई बात नहीं है। अभी यहाँ मैटर फंस जाएगा क्योंकि जो Fe2 प्लस है वो दो सब्सटेंसेस से बन रहा है, एक Fe3 प्लस और एक Fe से। समझ आई बात? तो जब दो सब्सटेंसेस से बन रहा है तो उसको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, और Fe जो है वो Fe2 प्लस में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 Fe2 प्लस लिखना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुई। तो अगर इसके 20 मिलीमोल्स है हमारे पास तो इस रिएक्शन में इसके 30 मिलीमोल्स फॉर्म होंगे। अब जो Fe2 प्लस है वो फर्दर KMnO4 से रिएक्ट हो रहा है तो अब काम बन जाएगा। नाउ आई कैन राइट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो ध्यान रखना है मिली इक्विवेलेंट्स एक ही केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं केवल उन्हीं के लिए इक्वल कर सकते हैं। अगर दो इक्वेशन के बीच में आपने मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाया तो सवाल गलत होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई चांस ही नहीं कि सही निकल जाए। तुक्के सही निकल गया वो तुम्हारी किस्मत है, बट अगर किसी ने सही से सवाल सेट किया होगा तो 100% गलत हो जाएगा क्योंकि लॉ ही वो नहीं है। आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फैराडेज सेकंड लॉ से आता है
और फैराडे सेकंड लॉ केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सारे सेल्स में करंट सेम सप्लाई की जा रही हो। करंट सेम सप्लाई करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की कंडीशन सेम आ जानी चाहिए। तो एक केमिकल रिएक्शन में तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतने लॉस होते हैं, ये तो सही है। बट दूसरी केमिकल रिएक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होंगे, ये जरूरी नहीं है। कई बार ही हो सकते हैं, तो कोइंसिडेंटली आंसर फिट हो जाएगा। बट प्रॉबिलिटी क्या है कि गलत होने की प्रॉबिलिटी में क्या होता है कि एक दो ही सवाल होते हैं जहाँ ऐसा मैटर फंसता है, लेकिन आपको पता है कि एडवांस पेपर में वही एक दो सवाल आते हैं, इसलिए बहुत तरीके से सीखना है। तो अब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 के इक्वल होगा। अब इसको इक्वेट कर लो, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 30 मिलीमोल एन फैक्टर 1, और K1O4 दे रखा है 0.1 एन फैक्टर 5, इसका वॉल्यूम निकालना है आपको V1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 की वैल्यू 60 ml आ जाएगी। ये आपका आंसर है। अगर आप ऐसे सलीके से नहीं करते तो आपका आंसर 40 ml आ जाता, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 is given the reaction of Cl2 with H2O3 2 minus gives SO4 2 minus plus Cl minus is to be carried out in basic medium starting with 0.15 mole of Cl2, 0.01 mole of H2O3 and 0.3 moles of OH minus. How many moles of OH minus will be left after the reaction is complete? अब देखो ये फिर से ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स केवल तभी अप्लाई होता है व्हेन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट कंप्लीटली विद ईच अदर। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ OH माइनस विल लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब कंप्लीटली रिएक्शन की बात ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। और जैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आता है फिर बिना मोल के सवाल सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो अगर हर सवाल स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व होता तो मोल कॉन्सेप्ट सीखते ही नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली पता चलना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी और मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे सीधे बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। या अगर हमें ये चीज़ क्लियरली पता होती कि कभी इक्वेशन बैलेंस करनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सब सवाल स्टोइकियोमेट्री सॉल्व हो जाएंगे, तो हमने बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन कभी सीखा ही नहीं होता या उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अभी देखो इसको सीधे सीधे ऑक्सीडेशन नंबर से कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट 0 या -1 है, तो यहाँ 2Cl माइनस कर लिया पहले। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो अगर ध्यान से तो इट इज 2 डिक्रीज। थायोसल्फेट के केस में यहाँ सल्फर ऑक्सीजन स्टेट +2 और यहाँ +6 है, तो ऑक्सीजन स्टेट 4 यूनिट इंक्रीज कर रही है, 2 सल्फर के लिए 8 यूनिट इंक्रीज कर रही है। सो बेसिकली Cl2 का कोफिशिएंट हमें 8 लिखना चाहिए था, Cl2 वाली लाइन में 8 लिखना चाहिए था, और H2O3 वाले केस में 2 लिखना चाहिए था, क्योंकि जो Cl2 का ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर रहा है वो 2 यूनिट है, और H2O3 2 माइनस का ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज जो कर रहा है वो 8 यूनिट्स है। सो बेसिकली 4 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आपने 4 मल्टीप्लाई करा तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। अब इतना शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो, आपको पूरी इक्वेशन बैलेंसिंग की स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन तेजी से लिखना आता है तो आप तेजी से भी लिख सकते हो। तो यहाँ 8 हो गया, देखो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। और सल्फर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऑलरेडी अप्लाई कर लिया। अब बचा हुआ ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन बैलेंस कर लोगे तो राइट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब हमें 5 ऑक्सीजन बैलेंस करना है। 5 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 10 OH माइनस ऐड करेंगे और इधर 5 H2 ऐड कर लेंगे। ये आपकी इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई। जब बैलेंस इक्वेशन आ गई तो फाइनल इक्वेशन लिख लो, तो इट इज 4Cl2 प्लस H2O3 2 माइनस प्लस 10 OH माइनस gives 2SO4 2 माइनस प्लस 8Cl माइनस प्लस 5H2। ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब आपको सबके मोल्स दे रखे हैं, इसका 0.15 मोल दे रखा है, इसके लिए सॉरी 0.15 मोल हो गया। H2O3 माइनस का मोल्स 0.01 दे रखा है और NaOH का मोल्स दे रखा है 0.3। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वो कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो 0.15 में आप सबसे पहले 4 डिवाइड करके देखो, 0.15 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 0.03 आ जाएगा, विच इज मोर देन 0.01। तो उसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो जो NaOH के मोल्स रिएक्ट करेंगे वो 0.1 रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि 1 मोल से 10 मोल ऑफ OH माइनस रिएक्ट कर रहा है, ये 0.2 मोल्स बच जाएगा। तो हमारा आंसर जो है C हो जाएगा। तो ध्यान रखना है लिमिटिंग रिएजेंट के केस में भी लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई नहीं करते हैं। Next question is question number 30. It's given 20 ml of a solution containing ferrous sulfate and ferric sulfate is acidified with H2SO4 and reduced with zinc. The solution required 30 ml of N by 10 K2Cr2O7 for oxidation.
Before reduction, the with zinc 20 ml of the same solution requires 20 ml of n by 10 K2Cr2O7 for oxidation. The molarities of ferrous sulfate and ferric sulfate are. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा, मैंने आपको बोला था कि जब भी वेरिएबल अज्यूम करना हो तो मास की जगह मिली मोल अज्यूम करते हैं. सो इफ आई अज्यूम कि हमारे पास दो सब्सटेंस है, फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट, तो आई अज्यूम इसके ए मिली मोल्स हैं और इसके बी मिली मोल्स हैं इन 20 ml सैंपल जो हमारे पास स्टार्टिंग में. मोलारिटी हम बाद में निकाल लेंगे बहुत आसानी से अगर मिली मोल्स निकाल ले गए तो. अब उसने बोला हुआ है कि सबसे पहले इसको जिंक से रिड्यूस कराया हुआ है, तो जब जिंक से रिड्यूस कराएंगे तो Fe3+ रिड्यूस होकर Fe2+ फॉर्म बनेगा. इसके 2b मिली वोल्ट्स है तो उसके 2b मिली वोल्ट्स बन जाएंगे. और बाद में इसको K2Cr2O7 से ट्रीट कर रहे हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ जो होगा वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 के इक्वल हो जाएगा. Fe2+ के मिली मोल्स लिखेंगे तो a मिली मोल Fe2+ पहले से ही था, 2b Fe3+ से बन गया, टोटल मिली मोल्स ऑफ Fe2+ हो गए. n फैक्टर 1. K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं, नॉर्मलिटी 1/10, वॉल्यूम 30 ml. यहाँ से एक इक्वेशन आ गई a+2b = 3. a+2b = 3. दूसरे केस में बोला बिफोर रिडक्शन विद जिंक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 20 ml n/10 K2Cr2O7. तो अगर जिंक से रिडक्शन नहीं कराया, मतलब Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो केवल मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ जो होंगे वो K2Cr2O7 के इक्वल करेंगे. तो वो a मिली मोल्स ऑफ Fe2+ वाज a into 1 should be equal to 20 into 1/10. यहाँ से सॉल्व होके आ गया a2. तो b की वैल्यू अपने आप ही पता चल गई हमको 0.5. अब आपको मोलारिटी लिखनी है तो फेरस सल्फेट की मोलारिटी लिखेंगे तो उसके मिली मोल्स हैं 2, वॉल्यूम है 20 ml, ये आ जाएगा 0.1. और फेरिक सल्फेट के लिए अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो मोल्स मिली मोल्स है 0.5, वॉल्यूम है 20 ml, सो दिस इज 0.0251. ये आपकी दोनों कॉन्सेंट्रेशन आ गई फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट के लिए अलग अलग टाइप. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. 31 with a percentage of oxalate ion in a given sample of oxalate salt of which 0.3 gram dissolved in 100 ml of water requires 90 ml of n by 20 K1O4. Simple. Milli equivalents of oxalate ion जो होगा that will be equal to milli equivalents of K1O4. तो ऑक्सीडेट आयन 0.3 ग्राम डिजोल्व किया है, मोल्स मॉलिक्यूलर मास 88, ये इसके मोल्स हो गए, इंटू 10⁻³ मिली मोल्स हो गए, n फैक्टर 2, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए. K1O4 के लिए नॉर्मलिटी 1/20, वॉल्यूम 90 ml. ठीक है. बट इसमें देखो एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है आगे, आपको लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीलेट आयन है गिवन सैंपल ऑफ ऑक्सीलेट. जो 0.3 ग्राम दिया हुआ है वो एक्चुअली में प्योर ऑक्सीलेट आयन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x% प्योर है. सो लेट ऑक्सीलेट आयन इन ऑक्सीलेट सॉल्ट इज x%. तो अगर x% है तो इसका मतलब 0.3 ग्राम का x% केवल प्रेजेंट होगा. तो 0.3 का x% जो है वो प्योर ऑक्सीलेट आयन है, और इसमें 1/88 करेंगे तो ये इसके मोल्स हो गए. मोल्स में 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल्स हो गए, इंटू 2 n फैक्टर हो गया, बाद में 120 इंटू 90 इक्वल कर दो. यहाँ से सॉल्व करके आपको x निकालना है, यहाँ से सॉल्व करके आपको x रिपोर्ट करना है. तो दिस कम्स आउट टू बी 9/2 इंटू 88/6. ये आप सॉल्व कर लीजिएगा. ये 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 66% आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 32. ये तो आपको क्लास में बता दिया था. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है मेटल ऑक्साइड हैज फार्मूला X2O3. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल and water. 0.1596 gram of metal oxide requires 6 milligram hydrogen for complete reduction. The atomic weight of metal. तो देखो हमारे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है X2O3 और इसको रिड्यूस करना है हाइड्रोजन से. So metal oxide had formula X2O3. It can be reduced by hydrogen to give free metal and water. उसकी रिएक्शन से X बन रहा है और H2O बन रहा है.
बैलेंस कर लोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा और ये 3H2O हो जाएगा और ये 3 हाइड्रोजन होगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके यहाँ लिखा है दैट 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड 1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड requires 6 milligram, that means 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिएक्शन। आपको एटॉमिक वेट रिपोर्ट करना है। तो आपको देखो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि H2O3 के 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो इसके मोल्स अगर निकालेंगे तो 0.15965 2m1 प्लस 48 ये इसके मोल्स हो गए। इसका 3 टाइम्स करो तो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3/2 आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से सॉल्व करके m1 निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। गिवन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O72 माइनस नीडेड टू ऑक्सीडाइज 0.136 इक्विवेलेंट ऑफ N2O5 प्लस बाय द रिएक्शन। तो देखो दो सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देंगे। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, या इसमें तो ग्राम इक्विवेलेंट भी इक्वल कर सकते हैं क्योंकि आपको सीधे इक्विवेलेंट्स ही दिया हुआ है। सो वी कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2H5 plus will be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72 माइनस। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट आपको 0.136 दे रखे हैं। आपको डाइक्रोबेटाइड के मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स अगर x मान लें तो एन फैक्टर इसका कितना है 6। मोल्स अगर हम लोग x मान लें Cr2O72 माइनस का तो उसका एन फैक्टर 6 है, बिकॉज क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 जा रहा है और ऐसे हमारे पास 2 क्रोमियम है। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ये 0.0227 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0227 मोल्स। ठीक है, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 में भी ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं आपको। 38 क्वेश्चन देखिए। In question number 38 is given in basic medium CrO4 2 minus oxidizes H2O3 2 minus to SO4 2 minus, itself changes to CrOH whole 4 minus। तो पहले दोनों का n फैक्टर रिपोर्ट कर लेने। तो H2O3 2 माइनस कन्वर्ट होके जा रहा है SO4 2 माइनस में और CrOH होल 4 माइनस में। रिपोर्ट द ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम +6 सल्फर +2, ये सल्फर +6 ये क्रोमियम +3। तो इफ वी रिपोर्ट द एन फैक्टर तो CrO4 माइनस के एन फैक्टर हो गया 3 +6 से +3 और H2O3 का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है +2 से +6 4 यूनिट और 2 सल्फर है तो उसका एन फैक्टर हो गया 8। बस अब ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। सो विल राइट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CrO4 2 माइनस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O3 2 माइनस। बस अब दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करो तो CrO4 2 माइनस के लिए मोलरिटी दे रखी है 0.154। इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम V1 अज्यूम कर लो, एन फैक्टर 3 विल बी इक्वल टू थायोसल्फेट के लिए 0.246 मोलरिटी, एन फैक्टर 8, वॉल्यूम 40 ml। यहाँ से सॉल्व करके V1 निकालना है। सो 0.246 इंटू 8 इंटू 40 बाय 0.154 इंटू 3, ये सॉल्व करके आपको V1 रिपोर्ट कर देना है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व होकर 170.4 ml आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। 39 में लिखा है सोल्यूशन कंटेनिंग 2.7 into 10 to the power minus 3 moles of A2 plus and required 1.6 into 10 to the power minus 3 moles of MnO4 minus for oxidation of A2 plus to AO3 minus the medium used। मीडियम यूज मतलब आपको KMnO4 का n फैक्टर बेसिकली निकालना पड़ेगा। तो A2 प्लस की रिएक्शन MnO4 माइनस से हो रही है और इससे AO3 माइनस बन रहा है प्लस मैग्नीज का कौन सा कंपाउंड बन रहा है ये नहीं पता बस हमें। यहाँ पे अगर A प्लस का ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो यहाँ तो +2 है, दूसरे साइड में A का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो +5 आ जाएगा। तो A2 प्लस का एन फैक्टर 3 हो गया। अब ये MnO4 से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ A2 प्लस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, राइट। उसके मिली मोल्स हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 3, एन फैक्टर इसका 3 है। KMnO4 के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स है और एन फैक्टर आपको निकालना है। यहाँ से सॉल्व करके पहले एन फैक्टर बताओ कितना आ रहा है।
सर 5 आ रहा है। तो अगर एन फैक्टर 5 आ जाएगा तो मीडियम एसिडिक पता चल जाएगा, क्योंकि आपको KMnO4 के एन फैक्टर्स का आइडिया होगा। MnO4 यस सर। Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, और MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है वीकली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में। सो न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम। तो इसके बेसिस पे हम इसका एन फैक्टर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एन फैक्टर अगर इसका 5 आ रहा है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन का मीडियम जो है वो एसिडिक होगा।